नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामों में। तारीख है 4 नवंबर और आज के एकदम ताजा करंट अफेयर्स में लेकर आ गया हूं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का पहला टायर पार्क कहां बनाया जा रहा है। आप सोच रहे हो टायर पार्क क्या होता है? जी, आपने बिल्कुल सही समझा। ये टायर वही है जो गाड़ियों में लगते हैं और कुछ समय बाद बेकार हो जाते हैं। बेकार हो जाने के बाद आप इनको रिसाइकिल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज जो प्लास्टिक होती है वो मतलब जिस मटेरियल के बने होते हैं, जो रबड़ होती है, वो इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी तरह की एक नई पहल शुरू की गई है टायर पार्क बनाने की। आइए बात करेंगे इसके ऊपर, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप सभी ने सुनी लिया होगा कि भाई मालाबार अभ्यास हो रहा है। इस न्यूज़ की जो सबसे खास बात यह है कि नाम इसका मालाबार अभ्यास है, बट ये हो रहा है विशाखापट्टनम में। मालाबार इस साइड है आपके बंगाल अरब सागर की तरफ, और ये विशाखापट्टनम आपकी बंगाल की खाड़ी की साइड है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो मालाबार अभ्यास हो रहा है वो कहां हो रहा है, वो आपका हो रहा है विशाखापट्टनम में। सर, ये मालाबार अभ्यास क्या है? मालाबार अभ्यास जो है ये एक तरह का नौसैनिक अभ्यास है जो इस बार पहली बार 4 देश मिलकर कर रहे हैं। इन 4 देशों को क्वाड कहा जा रहा है और ये चीन और पाकिस्तान की जो माथे होती है ना, उसके लकीरें खींच रहे हैं। इसका मतलब उनकी चिंताएं बढ़ा रहे हैं। चीन ने इससे पहले धमकी दी थी कि अगर भारत ने अमेरिका के साथ किसी भी तरीके का नौसैनिक संबंध किया या किसी भी तरीके का सैनिक संबंध किया या किसी भी तरह की एक सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश की तो इसके परिणाम बुरे होंगे। तो फिलहाल सैन्य गठबंधन तो हमने बना लिया है। जरा देखते हैं कि परिणाम क्या बुरे हो सकते हैं चीन की साइड से। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता हुई थी। रक्षा सचिव मार्क एस्पर और माइक पोम्पियो आए थे भारत, फिर भारत में बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बेका समझौता किया था। बेका समझौता के अंतर्गत भारत जो है अब अमेरिका की सैटेलाइट के डेटा को एक्सेस कर सकेगा। भारतीय सेना उनके द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के बारे में रिसर्च कर सकेगी और जान सकेगी कि उनकी जो मिसाइल्स हैं वो किस तरीके से काम कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं मालाबार अभ्यास की। मालाबार अभ्यास की शुरुआत जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में 2015 में इसमें जापान भी शामिल हो गया। और इस साल विशेष रूप से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी न्योता दिया था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो दोस्ती है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो अंडमान निकोबार पोर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करने के मामले में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ पासिक्स एक्सरसाइज करने के मामले में हो, और चाहे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में बातचीत करने के मामले में हो। तो इस तरीके से मालाबार अभ्यास जो है वो इस बार 2 चरणों में आयोजित होगा। इसका पहला चरण जो है वो 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है मालाबार 20 में, यानी मालाबार 20 मतलब 2020 में हो रहा है तो इसको मालाबार 20 कहा जा रहा है। और ये मालाबार अभ्यास का 24वां संस्करण है। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं ये 24वां संस्करण है, मतलब ये किस साल शुरू हुआ होगा? ये शुरू हुआ था 1992 में, 1992 में भारत और अमेरिका के बीच में नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। 2015 में इसमें जापान शामिल हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है। पहली बार क्वाड देश एक साथ नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना भी मालाबार का हिस्सा है। अभ्यास केवल गैर संपर्क रूप में समुद्र में किया जाएगा, मतलब कि कोविड-19 की जो सहूलियतें हैं उनका पालन किया जाएगा। चरण 2 है वो नवंबर के मध्य में अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना रणविजय, युद्धपोत शिवालिक, समुद्र तटीय गश्ती नौका सुकन्या और जहाजों के बेड़ों को सहायता पहुंचाने वाले पोत शक्ति और पनडुब्बी सिंधुराज को शामिल कर रही है, जबकि अमेरिका की तरफ से इसमें निमिष शामिल हो रहा है। निमिष को बात की जाए तो ये विश्व का सबसे बढ़िया जहाज है। इससे बढ़िया परमाणु कैरियर, स्टेल्थ कैरियर कोई है ही नहीं पूरे विश्व में, तो उसके साथ अभ्यास करने का मौका मिलेगा। जब भी 2 देशों के बीच में अभ्यास होता है तो उसके क्या होता है कि 2 देश हैं, अब 4 देश हैं एक साथ हैं, तो 4 देशों की सेनाएं एक दूसरे की बातचीत को समझ सकेंगे, एक दूसरे के हाव भाव को समझ सकेंगे। तो कभी अगर मान लीजिए कोई संयुक्त मोर्चा लेना पड़ गया चीन के खिलाफ तो ये बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा थोड़ा सा मालाबार तट के बारे में जान लीजिए। मालाबार तट आप नीचे साइड पे देखेंगे, ये कर्नाटक से केरल पे है। इसके ऊपर वाला जो तट है गोवा से लेकर कर्नाटक वाला, उसे केनरा तट कहा जाता है और इस पूरे को ही पश्चिमी घाट कहा जाता है। इसके ऊपर आप कोंकण तट देखेंगे जो दमन से लेकर गोवा के बीच में है, और उससे पहले गुजरात से लेकर दमन तक काठियावाड़ तट कहा जाता है। इधर आ जाते हैं, तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट है, और उससे पहले आपका उत्तरी सरकार है जिसे डेल्टा क्षेत्र के फॉर्म में जाना जाता है। और महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो यहाँ पर है। सह्याद्री पर्वत जो है वो आपके पश्चिमी घाट के, पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट पे सह्याद्री पर्वत। और महेंद्रगिरी पर्वत और श्रृंखला और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जहाँ पर मिलती है वहीं पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर जो नील के फूल होते हैं वो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं।
महिलाएं, जैसा कि देखा जा रहा है कि महिलाओं ने अपने लगभग सभी क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है, चाहे वो नौसेना के पायलट के रूप में हो, चाहे वो वायुसेना के पायलट के रूप में हो, और चाहे वो राफेल उड़ाने वाली शिवांगी क्यों ना हो। इस तरीके से महिलाओं को शोध के क्षेत्र में देखा जाता है कि वो बहुत कम मात्रा में आगे आ पाती, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि महिलाओं को जो देखा गया है उसमें आर्थिक रूप से वो थोड़ी सी पिछड़ी होती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड पर, अपने पिताओं पर। तो इस तरीके से उनको सक्षम बनाने के लिए एक अनुदान और एक फेलोशिप योजना लाई गई है, ताकि जो महिलाएं शोध के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं वो इस योजना का लाभ उठा पाएं। इस योजना को नाम दिया गया है सर्व पावर। सर्व तो वही हो गया साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, यानी कि आप विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड जो है, इसके द्वारा पावर स्कीम लाई गई है। इसमें शोधकर्ताओं को उभरने और सहयोग करने के साथ साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में संलग्न करने के लिए ये योजना दी जाएगी। भाई आप सभी समझते हैं, अगर आपको कोई छोटा सा भी प्रयोग करना हो तो एक लैब की आवश्यकता आपको होती है, और एक लैब सेटअप करने में बहुत पैसा जाता है। अगर मान लीजिए आप कोई छोटा भी एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसकी आवश्यकता होती है। तो ये पैसा जो है ये दो तरीके से दिया जाएगा। इसमें दो श्रेणियां हैं, एक है सर्व पावर फेलोशिप, इसमें 3 साल तक आपको लगातार फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी क्षेत्र किसी चीज में शोध कार्य कर रहे हैं तो हर महीने सैलरी के फॉर्म में आपको एक निश्चित अनुदान राशि मिलती रहेगी। इसके अलावा दूसरा है सर्व पावर शोध अनुदान, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट बता दो कि सर मेरे को 5 लाख रुपए लगेंगे या 25 लाख रुपए लगेंगे या इतना है, तो उसमें से कुछ पार्ट सरकार जो है वो आपको सैंक्शन कर रही है। तो फेलोशिप स्कीम भी है और शोध संस्थान भी है। आप सर्व की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जो महिलाएं किसी तरह की शोध कार्य में जुटना चाहती हैं तो वो इसके जरिए, आपकी कोई दीदी होंगी या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा जो ये इससे जुड़ना चाहता है, तो वो सर्व की वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ पर पावर का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पावर का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को प्रोत्साहित करना है। तो ये योजना कौन लेकर आया है? ये योजना हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन लेके आए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सौजन्य से। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये भारत में शोध कार्यों और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना मई 1971 में की गई थी। इसके मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगली जानकारी, अब ये आपका जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था कि भारत का पहला टायर पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल में बनने वाला है। इसमें क्या होगा, जो पुराने टायर हैं उनसे कुछ अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनाई जाएंगी और एक तरह से मतलब कि घूमने लायक जगह हो जाएगी, टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। लोग यहाँ पर जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे तो इसके जरिए रिवेन्यू भी जनरेट होगा। और जो बेकार पड़े टायर हैं, जो किसी चीज़ को मतलब लग रहा था कि कभी यूज में नहीं आएंगे, उनको यूज कर लिया गया है। तो इस तरीके से कचड़े को एक तरह से सजावट के सामान में बदलने का योजना है। तो भारत का पहला टायर पार्क स्थापित होने जा रहा है, जहां स्क्रैप और खराब हो चुके पुर्जों से बनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा और इसके जरिए इनोवेशन भी आएगा। ऐसे ही एक चीज मुझे याद आई अभी, एक संस्था है ग्लास टू सैंड, जो कांच के कचड़े से बालू बनाती है, जो मकान वगैरह बनाने में या भवन बनाना वगैरह बनाने में यूज हो जाता है। ये जो संस्था है ये आदित्य सिंगल की है। अब कहोगे आदित्य सिंगल कौन है? आदित्य सिंगल जो है वो इस बार यानी कि यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने इनको विश्व के युवा प्रणेताओं यानी कि युवा नेताओं के रूप में चुना है। यंग ग्लोबल लीडर के फॉर्म में इनको चुना है। नई दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा कचड़ा से बदलती हुई बात आ रही थी तो मुझे ये चीज याद आ गई। ग्लास टू सैंड संस्था चलाते हैं। ये संस्था क्या करती है, दिल्ली में जितना भी कांच का कचरा है उसको बटोरती है और उसको सैंड में कन्वर्ट करती है, जिसको भवन निर्माण में यूज हो जाता है। वेस्ट बंगाल में टायर पार्क जो एक्सप्लेन क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, इसमें एक छोटा कैफे होगा जहां लोग आराम से बैठेंगे और टायर से बने शिल्प कौशल का आनंद उठाएंगे। और किसी भी स्क्रैप सामग्री को, स्क्रैप यानी कि कचड़े सामग्री को पुनः रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, बट उसे किसी और काम में प्रयोग किया जा सकता है और ये इसका एक बेहतरीन जीता जागता उदाहरण है। अब बारी है आज के करंट अफेयर्स को लेने की। करंट अफेयर्स में मैं ले रहा हूं आज वेस्ट बंगाल। चौथा, बुक्सा बर्ड फेस्टिवल, ये कहां देखने को मिला? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल ने इस बार सबसे ज्यादा सब्जी उगाई। सबसे ज्यादा सब्जी उगाने के मामले में यानी सब्जी उत्पादन में वेस्ट बंगाल जो पहले नंबर पर है, जबकि आंध्र प्रदेश ने फलों में टॉप किया था। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो जो है ये मार्च 2022 तक ओपन हो जाएगी। 2 कोस्ट गार्ड शिप एनी बेसेंट और अमृत कौर को अभी हाल ही में कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा कमीशन किया गया। इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में 5 दिन का एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज मतला अभियान जो है ये कोलकाता में शुरू किया था, ताकि जो विभिन्न कोस्टल एरिया हैं जहां पर सड़क मार्ग द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, वहां पर लोगों को नौसेना से जोड़ा जाए।
भारतीय पोस्ट ने अभी पहला डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस शुरू किया कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। ये शुरू किया था उन्होंने नाबादी घंटा में। नाबादी घंटा एक जगह है वेस्ट बंगाल में। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इस बार इंडियन रेलवे ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने इस साल 431 लोकोमोटिव का निर्माण कर दिया, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने अभी हाल ही में 2 नई स्कीम शुरू की है, स्नेहर पुरुष और प्रोचेष्टा। जो भी प्रवासी मजदूर वापस आए हैं उनको किसी तरीके से रोजगार मिल सके। कैबिनेट ने अभी हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया है। चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। स्टेट एनिमल फिशिंग कैट, स्टेट बर्ड किंगफिशर जिसे नीलकंठ भी कह सकते हैं हम। स्टेट ट्री है चटिया, छाऊ, लाठी, गोम्बिरा, ये यहाँ के प्रमुख डांस फॉर्म है। जबकि सिंगालीला, बुक्सा और सुंदरवन ये फेमस नेशनल पार्क है। लोकसभा में 42 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 16 सीटें आपको पश्चिम बंगाल से देखने को मिलेंगी। ये स्लाइड जो मैंने आपको इंग्लिश में अभी बताया उसी का हिंदी वर्जन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली जानकारी, एजुथचान पुरस्कार, ये थोड़ा सा मलयालम भाषा का शब्द है तो शायद मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। एजुथचान पुरस्कार जो है ये केरला साहित्य एकेडमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। इसमें 5 लाख रुपए का अनुदान राशि दी जाती है। 1993 में यह पुरस्कार शुरू हुआ और मलयालम भाषा में लिखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार दिया गया है पॉल जचेरिया। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। पॉल जचेरिया को इस वर्ष केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान एजुथचान पुरस्कार दिया गया है। जचेरिया को मलयालम साहित्य में पिछले 5 दशकों के दौरान किए गए उनके योगदान के लिए चुना गया है। केरल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विशाखन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जूरी ने उन्हें चुना। सलाम अमेरिका, ओरिदत, अरकरियम, भास्कर पातलेरुम, एंट जीवितुम उनकी विभिन्न साहित्यिक रचनाओं में से एक है। इसके अलावा जचेरिया को 1979 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में केन साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। एजुथचान पुरस्कार की बात करें तो केरल साहित्य अकादमी केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार मलयालम भाषा के पिता, यानी कि मलयालम भाषा में साहित्य के पिता आप कह सकते हो उन्हें, थुनचातु एजुथाचन के नाम पर दिया जाता है और इसमें 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। पहले विजेता थे सूरनद कुंजन पिल्लई। सूरनद कुंजन पिल्लई को 1993 में ये पहली बार पुरस्कार दिया गया था, जबकि 2019 में ये पुरस्कार आनंद को दिया गया था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं आनंद जी की। इस बार किसको दिया गया? पॉल जचेरिया को। सारे के सारे ऐसे नाम थे कि मतलब जीभ एकदम हिल जाए, कंपन हो गया। अगली जानकारी है, कोविड-19 की वजह से सारे टूर्नामेंट रद्द चल रहे थे और पहला टूर्नामेंट हुआ कोविड-19 की वजह से, उसमें भी भारतीय बॉक्सर ने आग लगा दी। तो भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने हाल ही में फ्रांस के नांतेस में एक आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। यह लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन था जिसमें भारतीय मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया और स्वर्ण पदक जीता। अमित पंघाल 2019 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग के रजत पदक विजेता अमित पंघाल ने अमेरिकन मुक्केबाज रेने अब्राहम को हराया। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर भी क्योंकि न्यूज बहुत कम है आजकल आ रही है तो एक न्यूज डालनी पड़ी। संजीत 91 किलोग्राम के फाइनल बाउट में फ्रांस के सोहेब सूफिया को फाइट की और शीर्ष सम्मान जीतने के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जबकि आशीष कुमार ने 75 किलोग्राम वर्ग में, भारतीय मुक्केबाज आशीष कुमार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने प्रतिद्वंदी जोसेफ गिरोम हिक्स को हराकर स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने चोट के कारण उन्हें वॉक ओवर दिया। तो इस तरीके से अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने जीते हैं फ्रांस में हो रहे एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट को। अगली जानकारी है, RBI भाई पेनल्टी लगा दी है और बड़ी बात है कि जियो पेमेंट बैंक पर पेनल्टी लगाई गई है। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है जियो पेमेंट बैंक पर, और इसके अलावा DCB बैंक पर भी पेनल्टी लगाई गई है, बट उस पर 22 लाख रुपए की लगाई गई है। RBI ने जियो पेमेंट बैंक पर जो पेनल्टी लगाई है वो इसलिए लगाई क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में श्री कृष्णन को अपना MD एंड CEO बनाया है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बनाया है। लेकिन इसकी जानकारी जब वो अपॉइंटमेंट हो रही होती है उससे 4 महीने पहले ही देनी पड़ती है, लेकिन जब इन्होंने इनको अपॉइंट किया उसके 1 महीने पहले देनी, यानी कि 3 महीने देरी से दी, जिसके बाद उनसे कहा गया कि भाई आप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तो वहां पे संतुष्ट नहीं हुआ और फिर RBI ने 1 करोड़ रुपए का जियो पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगा दिया। जियो पेमेंट बैंक जो है ये पूरा बैंक नहीं है,
आप इसमें नकदी जमा कर सकते हो, इससे नकदी निकाल सकते हो, बट ये कोई भी ऋण स्कीम जारी नहीं कर सकती, कोई भी लोन स्कीम जारी नहीं कर सकती, इवन ये क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है। इसके अलावा डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपए का जुर्माना जो लगाया गया वो इस वजह से लगाया गया क्योंकि उन्होंने कई सालों से, पिछले कई सालों से अपना जो भी वो नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शेयर मार्केट में जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसको बारे में बता नहीं रहे कि हम अपना पैसा कहाँ किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग बात करें तो डीएसबी बैंक पर 22 लाख का जुर्माना लगा है, वो आरबीआई की धारा 47(1) के जरिए और 49 की धारा 46 के जरिए, जबकि जियो पेमेंट बैंक में धारा 35(b) के तहत प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पुनर्नियुक्ति के मामले में आवेदन प्रस्तुत करने में आरबीआई की गाइडलाइन पालन न करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में श्री कृष्णन एच को अपना एमडी एंड सीईओ बनाया है, जबकि विवेक भंडारी जो है वो जियो पेमेंट बैंक के चेयरमैन है, जबकि इसकी स्थापना मुकेश अंबानी ने की थी। नवी मुंबई में इसका मुख्यालय है। 2018 में ये बैंक सामने आया था। इससे पहले राजेंद्र मीरा खुर जो थे वो सीईओ थे जियो पेमेंट बैंक के। अगली जानकारी है आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम के हेड कौन है आपको याद है? आईबीएम के सीईओ कौन है वर्तमान समय में? आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, जिनको अभी हाल ही में इसी साल अपॉइंट किया गया है एज ए आईबीएम हेड। तो टेक दिग्गज कंपनी आईबीएम ने डिजिटल टूल के उपयोग करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। लगभग 130 मिलियन उपभोक्ताओं को कवर करने वाले लगभग 12,400 आईओसीएल वितरक अब आईबीएम सर्विस द्वारा विकसित इंडियन ऑयल वन मोबाइल ऐप और पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे और इसके लिए साझेदारी हुई। तो ये पोर्टल किसने डेवलप किया है? आईबीएम ने डेवलप किया है। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा है। आईबीएम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो हेड हैं वर्तमान समय में वो हैं श्रीकांत माधव वैद। नई दिल्ली में मुख्यालय। 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी तेल निर्माता कंपनी है। अगली जानकारी 8000 मेगावाट, बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है अगर आप एनर्जी के मामले में देखें तो 8000 मेगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, यानी कि इसमें सब कुछ होगा, सोलर पावर प्लांट भी होगा, विंड पावर प्लांट भी होगा और इसके अलावा बायोमास पावर प्लांट भी होगा। तो इस तरीके से टोटल जो बनेगा वो 8000 मेगावाट का एक प्लांट जो है वो राजस्थान पे लगाया जा रहा है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। और अभी लगा नहीं है, इसको बनाने की बात की जा रही है। तो राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा के साथ लगे भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जल्द ही अक्षय ऊर्जा से लैस हो जाएंगे। राज्य सरकार जल्द ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को विकसित करने जा रही है और इसके लिए उन्होंने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। अगर आपको याद हो तो अभी हाल ही में रीवा में मध्य प्रदेश के रीवा में एक प्लांट लगाया गया था, सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया था। इसके अलावा काकरा पार परमाणु संयंत्र का उद्घाटन भी किया गया सूरत में। ये 700 मेगावाट का था और ये 720 मेगावाट का एक प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया गया। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास स्थापित किया जाने वाला 8000 मेगावाट क्षमता का होगा, जिसमें 4310 मेगावाट पवन ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा से 3760 मेगावाट और बायोमास से 120 मेगावाट होगा। वर्तमान में राजस्थान जो है 4883 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। अगर आप बात करें तो सौर ऊर्जा के मामले में सबसे नंबर 1 पर है आपका कर्नाटक। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कर्नाटक में होता है। सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई न्यूज, अभी हाल ही में 100% सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला जो एएआई का हवाई अड्डा बना है वो पुदुचेरी हवाई अड्डा बना है, जबकि 100% सोलर एनर्जी पर चलने वाला जो हवाई अड्डा है वो केरल का कोच्चि है। ये 2015 में ही 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया था। अगली जानकारी है राजीव जलोटा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है राजीव जलोटा। इनको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए गए। इससे पहले वो संजय भाटिया का स्थान लेंगे जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए थे और उनकी जगह जो है पूरी तरह से खाली थी। अब मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव जलोटा संभालेंगे। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की बात करें तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का मतलब ये है कि मुंबई से जितना भी आपका आवागमन होता है जलीय मार्ग से, उसका पूरा प्रबंधन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ही देखता है। जलोटा जो महाराष्ट्र के पहले वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी आयुक्त थे, यानी कि महाराष्ट्र के पहले जीएसटी कमिश्नर कौन थे? जलोटा। वर्तमान में राज्य सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2015 से जनवरी 2020 तक सेल्स टैक्स आयुक्त और फिर जीएसटी आयुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगली जानकारी है, अगर आपने देखी होगी छोटी छोटी ट्रेनें और आप इसमें घूमना चाहते हैं तो आप केरल जा सकते हैं। वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनीएचर ट्रेन लॉन्च की गई है। 2.5 किलोमीटर के रनवे में ये आपको घुमाएगी। ये वेली झील के किनारे बनाई गई है। वेली झील जहां पे अरब सागर से मिलती है, वहां पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। तो एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार ने, जो कि मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, उन्होंने वेली टूरिस्ट विलेज में एक ट्रेन का उद्घाटन किया है। लगभग 10 करोड़ रुपए का इस पूरी योजना पर खर्च आया है। केरल की बात करें तो अभी हाल ही में पाटा अवार्ड प्राप्त हुआ था केरल को, यानी कि पैसिफिक एशियन ट्रैवल अवार्ड में केरला का नाम सबसे ऊपर था। इसके अलावा अभी हाल ही में जो केरल की आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उनको यूएन ने सम्मान किया था, ताकि उन्होंने जो कोविड-19 है उससे बड़े अच्छे तरीके से केरल को बचाया, क्योंकि कोविड-19 का जो पहला केस नजर आया था वो भी केरला में ही नजर आया था। इसके अलावा NTCA पास करने वाला जो पहला राज्य था वो भी केरल था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और वर्तमान समय में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो देश की पहली मिनीएचर सोलर पावर ट्रेन कहां चल रही है? केरल में चल रही है। अगली जानकारी है, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दूसरे दिन, यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने आपका जयपुर हवाई अड्डा, जिसे सांगानेर हवाई अड्डा कहा जाता है, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। आज उन्होंने लखनऊ को भी अपने अधिकार में ले लिया है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर अडानी समूह को सौंप दिया है। इसके अतिरिक्त अडानी समूह 5 और हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डे लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का निजीकरण किया था। इन सभी 6 हवाई अड्डों का संचालन के अधिकार 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप ने हासिल किए हैं। अडानी समूह ने सितंबर 2020 में जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम और 31 अक्टूबर 2020 को मंगलुरु और 2 नवंबर को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन अपने हाथों में ले लिया और 11 नवंबर 2020 को वो अहमदाबाद का संचालन भी संभालना शुरू कर देगा। इसके अलावा अडानी पोर्ट के बारे में आपको याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने बताया था कि कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया है और 12,000 करोड़ रुपए में अडानी ग्रुप ने कृष्णापट्टनम पोर्ट को खरीदा है। कृष्णापट्टनम पोर्ट जो है वो यहां पर है, आप सिचुएशन देख सकते हो। तो अडानी पोर्ट्स एंड सोशल इकोनॉमिक जोन ने कृष्णापट्टनम पोर्ट पर कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण का काम पूरा कर दिया। वैसे ये गवर्नमेंट नहीं था, ये पहले से प्राइवेट था और एक प्राइवेट कंपनी से दूसरे प्राइवेट में दिया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नावा शेवा मुंबई में है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ज्वारी बंदरगाह कांडला गुजरात में है। प्राकृतिक बंदरगाह कोचीन केरल में है और नद तटीय बंदरगाह जो है कोलकाता और भू अवस्थित विशाखापट्टनम, देश के दक्षिणी बिंदु पर स्थित तूतुकोरिन बंदरगाह और नौसेना का प्रमुख बंदरगाह है मार्मा गोवा। यानी कि जितना भी हम लोग कमीशन वगैरह करते हैं, जितना भी हम जहाज वगैरह लॉन्च करते हैं नौसेना के जरिए, वो मार्मा गोवा से ही लॉन्च करते हैं, मार्मा गावो से। और सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई बंदरगाह है। यहाँ पर जो है ये सारे के सारे पोर्ट आप देख सकते हो। अब इसको गिन करके आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताओ कि भारत में कुल कितने पोर्ट हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर भारत में कुल कितने पोर्ट हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व है। यानी आपको छोटे छोटे नहीं बताने, जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व है केवल उनको बताना है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना, फटाफट से लिखकर बताओ। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई ने अभी हाल ही में अपना रीजनल सेंटर जो है वो जीरकपुर पंजाब में शुरू किया है। अब 11 सेंटर हो गए हैं साई के। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर होते हैं वहां पर, जैसे आपके शहर में अगर साई का सेंटर होगा तो आप बहुत सारी खेल गतिविधि है बहुत आसानी से आप तक रीच हो सकती है, आप उनको पहुंच सकते हो। वहां पे कोच मिलेंगे, टेक्निक्स मिलेगी, आप वो सारी चीजें वहां पर देख सकते हो। तो खेल प्राधिकरण ने नए रीजनल सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन पंजाब के जीरकपुर में केंद्रीय युवा खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया। नया केंद्र भारत के उत्तरी बेल्ट के लिए मुख्य साई सेंटरों के रूप में कार्य करेगा। यह भारत का 11वां रीजनल सेंटर है। नया रीजनल सेंटर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CWD ने बनाया। जीरकपुर को पंजाब का सैटेलाइट हाउस कहा जाता है, यह शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित है। तो 11वां साई सेंटर कहां बनाया गया? ये बनाया गया है आपके पंजाब के जीरकपुर में। अगली जानकारी है, लुइस हैमिल्टन लगातार इस साल सारी रेस जीतते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने F1 इमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ने इटली के ऑटोड्रोमो इंटरजियोनल एंजो ई डेनो फेरारी रेस ट्रैक पर हुई एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिया है। इस सीजन में यह उनकी 9वीं जीत है। इसके अलावा जेम्स बॉन्ड देखा ही होगा ना, 007 वाले, जो सबसे पहला कैरेक्टर जिन्होंने निभाया था उनका नाम था सीन कॉनरी। उनका भी हाल ही में देहांत हो गया। तो जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध स्कॉटिक अभिनेता शॉन कॉनरी का भी निधन हो गया और स्कॉटिश फिल्म के लीजेंड कॉनरी जिन्हें लोकप्रिय ब्रिटिश एजेंट जेम्स बॉन्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम हासिल किया, 4 दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। कॉनरी को पहले ब्रिटिश एजेंट 007 के रूप में याद किया जाता है। तो उनका भी हाल ही में देहांत हो गया है।
अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास 2020 का पहला चरण 3 नवंबर से 6 नवंबर तक कहां शुरू हुआ? विशाखापट्टनम में। महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए सर्व पावर योजना किसने शुरू की है? हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। भारत का पहला टायर पार्क कहां खोला जाएगा? पश्चिम बंगाल में। और केरल सरकार द्वारा 2020 के लिए सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथचन पुरस्कार किसे दिया गया है? पॉल जचेरिया को। फ्रांस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए डीसीबी बैंक के साथ साथ किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? वो है जियो पेमेंट बैंक। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है जियो पर, जबकि डीसीबी पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने डिजिटल सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में आईबीएम के साथ समझौता किया। भारत पाक सीमा पर कितनी क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित किया जाने की योजना बनाई जा रही है? तो 8000 मेगावाट। और हाल ही में F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के ड्राइवर जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध किस स्कॉटिश अभिनेता का भी हाल ही में निधन हो गया? उनका नाम है शॉन कॉनरी। और हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजीव जलोटा को। और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन कहां किया गया? केरला में। हाल ही में पंजाब के जीरकपुर में खेल प्राधिकरण के नए रीजनल सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन किसने किया? किरण रिजिजू ने। ये 11वां सेंटर है साई का। और हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए किसको सौंपा है? ये अडानी समूह को सौंपा है। अब बारी है आज के क्विज की। हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास 2020 का पहला चरण 3 नवंबर से 6 नवंबर तक कहां शुरू हुआ? ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। और महिला वैज्ञानिकों को सहायता देने के लिए सर्व पावर योजना किसने शुरू की है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने। भारत का पहला टायर पार्क कहां खोला जा रहा है? वेस्ट बंगाल में। केरल सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथचन पुरस्कार किसको दिया जाएगा? पॉल जचेरिया को। और फ्रांस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। और हाल ही में आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर डीसीबी बैंक के साथ और किस संस्था पर जुर्माना लगाया है? जियो पेमेंट बैंक पर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने डिजिटल सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईबीएम के साथ। और भारत पाक सीमा पर कितनी क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो 8000 मेगावाट। हाल ही में F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत लिया है? तो वो है आपके लुइस हैमिल्टन। जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध किस स्कॉटिश अभिनेता का भी हाल ही में निधन हो गया? उनका नाम था शॉन कॉनरी। हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजीव जलोटा को। और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन कहां किया गया है? केरला में। हाल ही में पंजाब के जीरकपुर में खेल प्राधिकरण के नए रीजनल सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन किसने किया? किरण रिजिजू ने। और हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लखनऊ के हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए किसे लीज पर सौंपा है? वो है अडानी ग्रुप। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आज आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, 2000 लाइक करवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।